चतुष्फलकीय संकुलों में विपाटन। हेडिंग डालते हैं अपन, चतुष्फलकीय संकुलों में विपाटन। देखो भैया, चतुष्फलकीय संकुलों में विपाटन कैसे होगा, अब हम उस पर चर्चा करेंगे। आपको पता है चतुष्फलकीय संकुलों में समन्वय संख्या कितनी होती है, 4 समन्वय संख्या। इसका मतलब धातु के समीप कितने लिगेंड आ रहे हैं, 4। अब वो 4 लिगेंड किस प्रकार से आएंगे, यानी वो 4 लिगेंड इस प्रकार से आएंगे कि आपस में धातु और वो लिगेंड जुड़ करके एक चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इमेजिन कराता हूँ चतुष्फलकीय संरचना होती कैसे है। देखो इधर ये स्ट्रक्चर होती है चतुष्फलकीय, ये चतुष्फलकीय संरचना। अष्टफलकीय में बताया था मैंने इसको, अष्टफलकीय क्यों बोलते हैं, 8 फलक होते हैं। देखो इधर ये थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा आपको, ये थोड़ा सा ऐसे करके होती है चतुष्फलकीय संरचना, यूं करके। अब इसको चतुष्फलकीय पता है आप लोगों को क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें 4 फलक बन रहे हैं। 4 फलक कैसे बन रहे हैं, इसको इससे मिलाओ, एक त्रिभुज बन गया। इसको इधर से मिलाओ, एक त्रिभुज बन गया। एक इधर से मिलाओ, एक नीचे से मिलाओ, तो 4 फलक हो गए। इसीलिए इसको अपन बोलते हैं चतुष्फलकीय। तो ये स्ट्रक्चर इमेजिन कर लेना, ये होती है चतुष्फलकीय संरचना। अब इस स्ट्रक्चर को आप यूं करके देखो, तब भी दिखेगी तो चतुष्फलकीय है ना भाई, है तो चतुष्फलकीय। आप इसको चाहे ऐसे करके देखो, यानी कि ये स्ट्रक्चर जो है ना, ये भी कैसी है, चतुष्फलकीय। याद रखना कैसे, देखो इधर ये 2 बॉन्ड तो यूं गए और 2 बॉन्ड यूं आ गए, ठीक है। यूं 2 बॉन्ड, यूं 2 बॉन्ड, ठीक है। अब आप इसको घुमा फिरा के कैसे भी देखो चतुष्फलकीय दिखेगी आपको, ऐसी स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। माना आपने एक घन लिया, आप इमेजिन कर सकते हो अपने कमरे में भी, वो भी एक प्रकार से घन ही होता है, ठीक है। घन का मतलब सारी भुजाएं उसके बराबर है, ठीक है ना। वास्तव में कमरों की तो सबकी बराबर नहीं है, लेकिन मान सकते हैं अपन इस तरीके से, ठीक है। अब देखो इधर ये इसमें एक्सेस लगा दी मैंने, ठीक है। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, सामने जो आ रही है वो जेड एक्सिस हो गई, ठीक है भाई। अब आप इमेजिन करना, ये एक फलक हो गया, एक ये फलक हो गया, तो इस घन में कुल कितने फलक है, 6 फलक है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि कॉर्नर पर कितने कॉर्नर है टोटल इस घन में, 8 कॉर्नर है। टोटल कॉर्नर कितने हैं, 8, कोने टोटल 8 है। लेकिन मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि धातु के समीप 4 लिगेंड आ रहे हैं, और वो 4 लिगेंड जो है वो कहाँ पर स्थित है, घन के प्रत्येक ट्रांस कोनों पर। ट्रांस का मतलब जैसे ये एक कॉर्नर ये हो गया, तो इसका ट्रांस कौन सा होगा, ये वाला। एक लिगेंड यहाँ है तो एक लिगेंड यहाँ होगा। अब ये है, इसका ट्रांस कौन सा होगा, ये वाला। इसका ट्रांस कौन सा होगा, इसका ट्रांस कौन सा होगा, ये वाला। और इसका ट्रांस कौन सा हो गया, ये वाला। तो ये टोटल 8 कॉर्नर थे, लेकिन ट्रांस इस कॉर्नर के हिसाब से देखा जाए तो ये कितने हो गए, 4 हो गए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि घन के प्रत्येक ट्रांस कोनों पर 4 लिगेंड स्थित है, ठीक है। इनको आपस में और धातु से केंद्र बिंदु से मिलाने पर चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण होता है। देखो इधर ये मैं एक्सिस को यहाँ से मिटा देता हूँ ताकि आपके समझने में थोड़ी सी आसानी रहेगी, फिर बाद में इसको मैं बना दूंगा, ठीक है। देखो इधर अब देखो ऐसी स्ट्रक्चर इमेजिन होगी आपको, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, ठीक है। यहाँ से एंटर में क्या था आपने माना, धातु है। इसको इस बिंदु को आप इससे मिलाओ, मिला दिया। इस बिंदु को इससे मिलाओ, इस बिंदु को इससे मिलाओ, और इस बिंदु को। अब जरा देखो वैसी स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, ये बॉन्ड, एक ये बॉन्ड, एक ये बॉन्ड, और एक ऐसी स्ट्रक्चर दिख रही है। ये वाला बॉन्ड आ गया, ये बॉन्ड आ गया, ये बॉन्ड आ गया, और
तो ये बन गई चतुष्फलकीय संरचना। तो चतुष्फलकीय संरचना में क्या होता है, लिगेंड कहाँ स्थित होते हैं, ट्रांस कोनों पर। लिगेंड कहाँ स्थित है, ट्रांस कोनों पर। आप जरूरी नहीं ट्रांस कॉर्नर यहाँ से भी मान सकते हो, यहाँ मानोगे तो फिर यहाँ मानना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। तो क्या कहा हमने कि प्रत्येक ट्रांस कोनों पर क्या स्थित है, लिगेंड स्थित है। इनको आपस में मिलाने से चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण हो गया। बात समझ में आ गई। तो ये बात ध्यान रखना, लिगेंड कहाँ स्थित है। अच्छा, अष्टफलकीय इसमें फर्क है भैया। अष्टफलकीय में कहाँ थे, अष्टफलकीय में थे फलक के केंद्र पर, घन में फलक के केंद्र पर स्थित थे। और यहाँ पर क्या है, घन में प्रत्येक ट्रांस कोनों पर। ध्यान रखना, ये घन में प्रत्येक ट्रांस कोनों पर लिगेंड स्थित है। बात समझ में आ गई। घन में प्रत्येक ट्रांस कोनों पर लिगेंड स्थित है। ठीक है। अब इसमें देखो विपाटन कैसे होता है चतुष्फलकीय संकुलों में। चतुष्फलकीय संकुलों में देखो विपाटन कैसे होगा। अष्टफलकीय में जैसा देखा है ना आपने, बिल्कुल उसका उल्टा होगा। हो गया क्या 5, 1 2 3 4 5। विपाटन देखो कैसे होगा। अष्टफलकीय में कैसा देखा था आपने, अष्टफलकीय में आपने देखा था T2G नीचे था और EG ऊपर था। यहाँ पर क्या है, EG तो नीचे है और T2 ऊपर है। यहाँ पर इन दोनों के बीच की जो एनर्जी होगी वो कहलाती है डेल टी। T फॉर टेट्राहेड्रल, O का मतलब ऑक्टाहेड्रल। या क्योंकि उसमें अष्टफलकीय संकुल में विभाजन था, यहाँ पर चतुष्फलकीय में, तो क्या वर्ड काम में लिया, टेट्राहेड्रल। बात समझ में आ गई। एनर्जी गेप सोचो कितना आएगा, मैं लिखूँ उससे पहले अपने दिमाग में सोच लेना। माइनस कन्फर्म है 0.6 याद करो 0.6 डेल टी। कितना ऊपर है, ऊपर वाला समझ गए, प्लस कितना 0.4 डेल टी। जैसा आपने अष्टफलकीय में किया था ना, बिल्कुल उसका उल्टा कर देना है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अष्टफलकीय में तो ये ऊपर जाता है और ये नीचे। अब सवाल एक उठता है, सवाल ये उठता है, बोलो सर आपने अष्टफलकीय में तो यहाँ जी लगाया था, ठीक है ना, लेकिन चतुष्फलकीय में तो जी लगा ही नहीं रहे। इसका मतलब क्या है भाई, जी क्यों नहीं लगाया? तो देखो इसका मतलब समझाता हूँ मैं। जी का मतलब क्या होता है, जी का मतलब होता है जीरेड, और जीरेड का मतलब होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्या मतलब होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसको हिंदी में बोलते हैं सममित केंद्र। सममित केंद्र तो आप लोग जानते ही हो, यानी कि अष्टफलकीय संकुल जो होता है उसमें सममित केंद्र होता है। आप इमेजिन कर सकते हो, अष्टफलकीय संकुलों में सममित केंद्र पाया जाता है, इसलिए उनके आगे जी लगाया, जबकि चतुष्फलकीय संकुलों में सममित केंद्र नहीं पाया जाता, इसलिए उनके आगे अपन ने जी नहीं लगाया। ठीक है। अब फिर से सवाल उठ गया कि चतुष्फलकीय में ऐसा क्या हुआ कि ये ई वाले तो नीचे पहुंच गए और T2 वाले ऊपर चले गए। भाई ऐसा क्या हुआ इनमें? ठीक है ना। अष्टफलकीय में तो अपन ने देख लिया था भाई, T2G नीचे था और EG ऊपर था, तो वहाँ तो मैंने समझा दिया था कि भाई T2G नीचे क्यों आया, क्योंकि T2G वाले कम प्रतिकर्षित हुए, EG वाले ज़्यादा प्रतिकर्षित हो गए, क्योंकि वो लिगेंडों के बिल्कुल सीधी में आ गए। तो ज़्यादा प्रतिकर्षित हो गए तो ज़्यादा ऊर्जा के हो गए, कम प्रतिकर्षित हुए तो कम ऊर्जा के हो गए। अब यहाँ पर यही है कि यहाँ पर जो बात करें अपन, ये वाले कम प्रतिकर्षित हुए होंगे तभी नीचे, और ये T2 वाले ज़्यादा प्रतिकर्षित होंगे तो ऊपर। अब मैं आपको 1 बाय 1 समझाता हूँ इनके स्ट्रक्चर बना के। आपको ये तो पता है नहीं, एक अक्षों की पा लिया अक्षों के अनुदिश, T2 वाले की पा लिया अक्षों के मध्य। ठीक है। अब यहाँ से एक बात और याद रखना, लिगेंड कहाँ स्थित है, ट्रांस कोनों पर। ई वाले की पा लिया अक्षों के अनुदिश, T2 वाले की पा लिया अक्षों के मध्य। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब मैं आपको 1 बाय 1 इसमें इमेजिन करा देता हूँ और समझा देता हूँ। ठीक है। अब देखो इधर, देखना
सॉरी। अब देखो इधर ये बनाया अपन ने, घन बना दिया। यहाँ पर आपने एक्सिस मान ली, एक एक्स एक्सिस मान ली और एक वाई एक्सिस मान ली, ठीक है, एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। मैं बात कर रहा हूँ T2 कक्ष की। अच्छा, लिगेंड कहाँ स्थित है? एक तो यहाँ है, ट्रांस कॉर्नर पर ही तो है, एक यहाँ है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, ठीक है। T2 वाले कक्षकों की पालियाँ कहाँ होगी? अक्षों के मध्य, ये कहानी होगी। अब इधर देखो, एक और सिचुएशन अपन कंसिडर करते हैं यहाँ पर। एक सिचुएशन और यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। ये घन बना लिया, ये मैंने दो एक्सिस बना लिया यहाँ पर, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस बना ली। सेंटर में कौन है? धातु आयन, ठीक है। लिगेंड कहाँ स्थित है? ट्रांस कॉर्नर पर। चारे तो है येलो। बात समझ में आ गई यहाँ तक? ई कक्षक के बारे में बात कर रहे हैं अपन। ई कक्षक जो होते हैं, इनकी पालियाँ क्या होती है? अक्षों के अनुदिश, ये लो भैया, इनकी पालियाँ अक्षों के अनुदिश है और इनकी पालियाँ अक्षों के। अब आप खुद इन दोनों को एक बार ऑब्जर्व करो, इस स्ट्रक्चर को देखो और इसको देखो, दोनों सिचुएशन में देखो कि कौन सी स्थिति में कक्षकों की पालियाँ लिगेंडों के ज़्यादा समीप आ रही, इस वाली में कि इस वाली में। तो आप देखोगे तो आपको ये लगेगा, देखो क्या लगेगा आपको, यहाँ से देखना आप लोग, आपको क्या लगेगा कि यहाँ पर, यहाँ जो कंडीशन है, इस कंडीशन में ये जो कक्षकों की पालियाँ है, ये जो कक्षक इनकी पालियाँ है, वो लिगेंडों के ज़्यादा समीप है। जबकि आप यहाँ देखोगे तो लिगेंडों से थोड़ा बहुत दूर है। जबकि एक बात ध्यान रखना, इनमें से कोई भी कक्षक लिगेंडों के बिल्कुल सिद्ध में नहीं है, ना तो T2 वाले और ना E वाले। लिगेंडों के सिद्ध में कोई नहीं, जबकि याद करो अष्टफलकीय में लिगेंडों के सिद्ध में थे। यहाँ कोई भी कक्षक की पालियाँ लिगेंडों के एकदम सिद्ध में नहीं है। हाँ, ठीक है ना। लेकिन फिर भी प्रतिकर्षण तो हो रहा है, फिर भी बात कर रहे हैं तो ये वाले जो T2 कक्षक है वो थोड़े से लिगेंडों के ज़्यादा समीप है, थोड़े से लिगेंडों के ज़्यादा समीप है, तो इनमें प्रतिकर्षण ज़्यादा हो गया। प्रतिकर्षण ज़्यादा हो गया तो इनकी ऊर्जा बढ़ गई। और ये थोड़े से कम प्रतिकर्षित हुए तो इनकी ऊर्जा कम हो गई। अष्टफलकीय में तो एक्सिस पर थे लिगेंड, जबकि चतुष्फलकीय में ट्रांस कॉर्नर पर है। उसमें क्या था? अष्टफलकीय में अक्षों पर थे, जिसकी वजह से ये वाले ज़्यादा प्रतिकर्षित थे। क्यों? क्योंकि लिगेंड तो अक्षों, लिगेंड अक्षों पर, तेरी पालियाँ भी अक्षों के ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ? T2 वाले थोड़े से ज़्यादा प्रतिकर्षित हुए, E वाले थोड़े से कम प्रतिकर्षित हुए। तो हमने यहाँ पर इनका वो दिखा दिया कैसे हुआ प्रतिकर्षण। 1 2 3 4 5 प्रतिकर्षण किनमें? कौन तो ऊपर जाएगा, जो ज़्यादा प्रतिकर्षित होगा। कौन हो रहा है? T2 वाले। तो ये तो ऊपर पहुँच गए, कम प्रतिकर्षित हुए तो ये नीचे रह गए। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, ये था आपके चतुष्फलकीय संकुलों में विपाटन। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है भैया। तो हमने यहाँ पर देख लिया अष्टफलकीय संकुलों में विपाटन और हमने देख लिया चतुष्फलकीय संकुलों में। हम पढ़ चुके हैं अष्टफलकीय संकुलों में विपाटन और चतुष्फलकीय संकुलों में विपाटन, इनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ लिया है अष्टफलकीय संकुलों में विपाटन कैसे होता है, चतुष्फलकीय संकुलों में विपाटन कैसे होता है, और दोनों में से ज़्यादा विपाटन कौन से संकुलों में होता है। तो आपने देखा अष्टफलकीय संकुलों में विपाटन जो होता है वो ज़्यादा होता है, जबकि चतुष्फलकीय संकुलों में जो विपाटन होता है वो कम होता है। अष्टफलकीय संकुलों में बताओ विपाटन ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि अष्टफलकीय संकुल जो होते हैं ना, उनमें जो कक्षक होते हैं, कक्षक की पालियाँ लिगेंडों के बिल्कुल सिद्ध में होती है। लिगेंडों के सिद्ध में होने की वजह से उसमें विपाटन ज़्यादा होता है। विपाटन ज़्यादा होने की वजह से CFSE का मान ज़्यादा होता है। अभी CFSE क्या चीज़ होती है इसके बारे में डिटेल में देखेंगे अपन, लेकिन मैं हल्का फुल्का बता दूँ। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होती है? देखो इधर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जैसे आपने देखा था ये
इसको बोलते हैं अपन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, यानी कि ये जो गैप जितना ज़्यादा होगा, इसी को तो आपने स्प्लिटिंग एनर्जी बोला है। ये दोनों कक्षकों के मध्य जो विपाटित कक्षक है, इनके मध्य ऊर्जा अंतराल जितना ज़्यादा होगा, संकुल उतना ही ज़्यादा स्थायी होगा। तो अष्टफलकीय में गैप ज़्यादा होता है, चतुष्फलकीय में गैप थोड़ा सा कम होता है। कम क्यों होता है? क्योंकि इसमें लिगेंड जो है वो ट्रांस कॉर्नर पे थे, ट्रांस कॉर्नर पे लिगेंड होने की वजह से लिगेंडों के बिल्कुल सिद्ध में नहीं थे, बस थोड़ा थोड़ा कम प्रतिकर्षित हो रहे थे, इसलिए यहाँ अष्टफलकीय में विपाटन ज़्यादा होता है, जबकि चतुष्फलकीय में विपाटन कम होता है। ठीक है। अच्छा, एक बात और है, सवाल कई बार ये भी आ जाता है कि अष्टफलकीय संकुल की तुलना में चतुष्फलकीय संकुल कम स्थायी होते हैं, यानी मोर स्टेबल कौन से होते हैं? अष्टफलकीय। क्यों? क्योंकि इनमें CFSE का मान ज़्यादा होता है। ठीक है। और कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि चतुष्फलकीय संकुल सदैव उच्च चक्रण संकुल बनाता है, समझाइए। तो उच्च चक्रण संकुल कैसे बनाते हैं? अब पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए कि उच्च चक्रण संकुल क्या होते हैं। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस थोड़ा बहुत याद होगा आप लोग को, BSc पार्ट सेकंड का। नहीं भी है तो मैं आपको जब CFSE पढ़ाऊँगा ना, तब मैं आपको इलेक्ट्रॉनों को CFSE पढ़ाने से पहले इलेक्ट्रॉनों का भरना बताऊंगा। उस समय आपके ये सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा कि कब संभावना होती है कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगी, कब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है। तो अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय संकुल में यहाँ तक अपन देख चुके हैं। ठीक है। अब इसके बाद में मैं बात करता हूँ वर्ग समतलीय संकुलों में विपाटन की। ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ। अब मैं बात करता हूँ वर्ग समतलीय संकुलों में विपाटन की। आखिरी विपाटन आप लोग की अष्टफलकीय हो गया, चतुष्फलकीय हो गया, अब यही बचा है केवल। ठीक है। वर्ग समतलीय संकुलों में विपाटन। ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये वर्ग समतलीय संकुल होते क्या है, ये दिखने में कैसे दिखते हैं। वर्ग समतलीय का मतलब एक प्लेन में स्क्वायर। ठीक है। जैसे मैं बात करूं, देखो इधर ये एक स्क्वायर प्लेनर है, इसके 4 कॉर्नर देखे 1 2 3 4, तो ये एक एग्जांपल है वर्ग समतलीय संकुल का। बीच में मेटल हो गया, इधर एक लिगेंड, इधर आप इसको ये इमेजिन कर सकते हो। देखो इधर वर्ग समतलीय संकुल ये हो गया, ये हो गया वर्ग समतलीय संकुल। सेंटर में यहाँ पर मेटल आ गया, लिगेंड लिगेंड और ये लिगेंड है। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि वर्ग समतलीय संकुल विपाटन की अपन थोड़ी देर बाद बात करते हैं। पहले तो अपन ये देखते हैं, इसको तुलना करता हूँ मैं अष्टफलकीय से। अष्टफलकीय से तुलना करने के बाद फिर मैं इस पॉइंट पे आऊँगा अपने। ठीक है। तो देखना इधर अष्टफलकीय भी कुछ ऐसे इससे मिलता जुलता ही दिख रहा है आपको। ये मेटल लिगेंड 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 लिगेंड। फ़र्क क्या भैया दोनों में? फ़र्क ये है कि इसमें तो 6 लिगेंड है, इसमें 4 लिगेंड है। बाकी समानता क्या है? देखो इसमें भी एक वर्ग है। ये आप इधर देखो, इस स्ट्रक्चर को ऐसे इमेजिन करो, ये वास्तव में जैसे बोर्ड पे दिख रही वैसी नहीं है, स्ट्रक्चर ऐसी है। देखो ये मेटल, इधर लिगेंड इधर लिगेंड इधर लिगेंड इधर लिगेंड, एक ऊपर और एक नीचे। ठीक है। एक ऊपर जा रहा है और एक नीचे जा रहा है, ध्यान से देखना। ठीक है ना। अब वर्ग समतलीय में देखो क्या चीज होगी, यदि मैं इन ऊपर वाले दोनों लिगेंडों को हटा दूं तो बचेगा क्या? वर्ग समतलीय। बात समझ रहे हो कि यदि मैं अष्टफलकीय में इन दोनों लिगेंडों को हटा देता हूं तो मेरे पास वर्ग समतलीय संकुल का निर्माण हो जाता है। यानी कि देखो इधर ये अष्टफलकीय में ये 2 लिगेंड जो दिख रहे हैं ना आपको, इन दोनों लिगेंडों को हटा दूं तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगी, यही तो होगा। तो यहां पर देखो अष्टफलकीय में Z अक्ष पर स्थित, अष्टफलकीय में Z अक्ष पर स्थित दोनों ट्रांस लिगेंडों को हटाने पर वर्ग समतलीय संकुल का निर्माण होता है। और वर्ग समतलीय संकुल में 4 लिगेंड है और सारे के सारे लिगेंड एक तल में है। एक तल का मतलब एक तल को डिस्क्राइब करने के लिए मिनिमम 2 एक्सिस की रिक्वायरमेंट है। मान लीजिए कि ये जो 2 एक्सिस है वो एक तो एक्स एक्स हो गई और एक कौन सी हो गई? वाई एक्स। हमने मान लिया कि
एक्स एक्स और वाई एक्स, दो एक्सिस की हेल्प ली, तो हमने ये कह दिया कि अब दो एक्सिस मिल गई, इसका मतलब अब आप एक तल बना सकते हो। तो मैंने ये मान लिया कि ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये एक्स वाई तल में है। कौन से तल में है? एक्स वाई तल में है। बात समझ में आ गई? यानी कि लिगेंड कहाँ है? एक्स वाई तल में। अब यदि आप देखो इसमें, क्या आपको जेड एक्सिस पर कोई लिगेंड नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। जेड एक्सिस पे कोई कुछ भी नहीं है जेड एक्सिस पर, ठीक है ना। तो इसका मतलब जेड एक्सिस पर कोई लिगेंड नहीं है, तो वे कक्षक जिनकी पालियां जेड एक्सिस के अनुदिश है या जेड तल में कहीं है, या मतलब जेड एक्सिस से मिलकर के बना हुआ कोई तल है उसमें कहीं आ रही है, तो इसका मतलब उन कक्षकों की पालियां कम प्रतिकर्षित होगी। बात समझ में आ रही? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, या फिर मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जिन कक्षकों की पालियां जेड एक्सिस में हैं वे लिगेंडों से प्रतिकर्षित ही नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि जेड एक्सिस पर तो कोई लिगेंड ही नहीं है। जब जेड एक्सिस पर कोई लिगेंड ही नहीं है तो फिर प्रतिकर्षण किस बात का? बात समझ रहे हो? इसका मतलब वे कक्षक जिनकी पालियां जेड एक्स के अनुदिश है वे तो बहुत बहुत कम प्रतिकर्षित होगी, और बहुत कम प्रतिकर्षित होगी तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि उनकी ऊर्जा बहुत कम हो जाएगी। जबकि वे कक्षक जिनकी पालियां एक्स वाई तल में हैं या जिनकी पालियां एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के अनुदिश है वे ज़्यादा प्रतिकर्षित होंगे। वे कक्षक ज़्यादा प्रतिकर्षित होंगे, ज़्यादा प्रतिकर्षित होंगे तो इनकी ऊर्जा का मान ज़्यादा होगा। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब कुल मिला के ये कंक्लूजन निकला अपने पास कि जिन कक्षकों की पालियां जेड एक्सिस पर है वे कम प्रतिकर्षित होंगे, जिनकी पालियां एक्स वाई में हैं वे ज़्यादा प्रतिकर्षित होंगे, और जो ज़्यादा प्रतिकर्षित होंगे तो उनकी ऊर्जा ज़्यादा होगी, और कोई कम प्रतिकर्षित होगा तो उनकी ऊर्जा कम होगी। अब हम देखते हैं वर्ग समतलीय संकुलों में विपाटन कैसा होगा। बात समझ में आ गई? बनता कैसे है ये? जेड एक्स पर स्थित अष्टफलकीय संकुल में जेड एक्स पर स्थित दो ट्रांस लिगेंडों को हटाने पर क्या बन जाएगा? वर्ग समतलीय संकुल। ठीक है, अब देखो इसको मैं मिटा देता हूं, और इसको मिटाने के बाद अब हम देखते हैं आगे। ठीक है, पर्टिकुलर मैं यहाँ पर एक डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ वर्ग समतलीय संकुलों में विपाटन किस तरीके से। ठीक है, ये मैं मिटा देता हूँ। अब हम देखते हैं वर्ग समतलीय संकुलों में विपाटन। यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ बनाना। देखो इधर ये हम बनाते हैं सबसे पहले 5 डिजनरेटेड डी ऑर्बिटल्स। ये 5 डी समभ्रंश कक्षक हो गए। अब इनके कांटेक्ट में लिगेंड आया, लिगेंड 6 लिगेंड आए मान लीजिए, तो ये विपाटित हुआ। विपाटित हुए तो 3 तो यहाँ पहुँच गए। ये इधर ये डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, और यहाँ पर है आपके डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ठीक है, तो आपको पता है कि जेड एक्सिस पर कोई लिगेंड आप मतलब ये ऑक्टाहेड्रल ने बना दिया। अब हम क्या करेंगे, जेड एक्सिस पर स्थित लिगेंडों को हटा रहे हैं धीरे धीरे। तो जेड एक्सिस पर स्थित लिगेंडों को हटाएंगे तो जेड वे कक्षक जिनकी पालियां जेड एक्स के अनुदिश है या जेड एक्सिस पर है वो कम प्रतिकर्षित होंगे तो उनकी एनर्जी कम। तो जेड वालों की एनर्जी यहाँ पर कम होती जाएगी। तो जेड वालों की एनर्जी कम हो गई, ये डी वाई जेड की एनर्जी और कम हो गई, डी जेड एक्स की एनर्जी कम। मतलब अभी तक हम कंप्लीट जेड एक्स पर स्थित लिगेंडों को हटाया नहीं है, धीरे धीरे उनको दूर लेके जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ वाले डी एक्स वाई की ऊर्जा और बढ़ गई, इधर डी जेड स्क्वायर की एनर्जी कम हो गई, और इधर डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर की एनर्जी ज़्यादा हो गई। अब हम क्या करेंगे, कम, ये कंडीशन तो ऑक्टाहेड्रल की है, ये टेट्रागोनल। अब हमने क्या किया, कंप्लीटली हटा दिया। मतलब बात की जा रही यहाँ पर ये स्थिति है कि ये स्क्वायर प्लेनर हुआ, वर्ग समतलीय अष्टफलकी में एक ऊपर लिगेंड था, एक यहाँ था जेड एक्सिस पर। इस वाले को हटा दिया, इस वाले को हटा दिया, तो यही बच गया पूरा का पूरा ये वर्ग समतलीय। अब क्या हुआ, कंप्लीटली हटा दिया, तो कहानी किसकी आ गई,
वर्ग समतलीय की, यानी कि अब Z पर तो कोई लिगेंड है ही नहीं, तो Z पर लिगेंड नहीं, तो Z वाले की एनर्जी और ज़्यादा कम हो गई, dy/z और ये dz(x), और यहाँ पर क्या हुआ, xy वाले की एनर्जी ज़्यादा हो गई, तो यहाँ पर dxy, z वाले की एनर्जी कम हुई तो कहाँ पहुँच गए, dz², इसकी एनर्जी बढ़ गई तो ये यहाँ पहुँच गया dx² देखो इसको ध्यान से मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ दोबारा से। यानी कि हमने देखा ये बात है कब की, जब स्प्लिटिंग नहीं हुई थी। ये 5 डिसजनरेटेड d ऑर्बिटल्स है। यहाँ पर क्या हुआ, ये हमने ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग देखी, ऑक्टाहेड्रल में क्या हुआ, T2g और EG, ठीक है ना। फिर हमने क्या किया, Z एक्सिस पर स्थित लिगेंडों को हटा रहे हैं, तो कंडीशन है टेट्रागोनल, Z वाले नीचे, X और Y वाले ऊपर चाहते गए। फिर कंडीशन ये आई कि Z से आपने कंप्लीटली लिगेंडों को हटा दिया, तो जो Z एक्सिस पर थे कक्षक जिनकी पालिया, उनकी एनर्जी बहुत कम हो गई, ठीक है, और X और Y वाले की एनर्जी बढ़ गई, जैसे ये dx² y² की एनर्जी बहुत ज़्यादा हो गई, ठीक है। अब एक सवाल अपने दिमाग में आता है, एक सवाल यहाँ पर दिमाग में ये आ रहा है कि बोलो सर यहाँ पर ये भी dz² है, और dz² की मैंने आपको स्ट्रक्चर बताई थी, याद हो तो देखो जरा, इधर ऐसी स्ट्रक्चर होती है dz² की, ये वाली, ये वलय जो होती है वो xy तल में होती है, ये लोब कहाँ होती है, z एक्सिस पर, ठीक है। dyz और dzx की स्ट्रक्चर आपको बता रखी मैंने, तो इन दोनों की संरचनाओं को याद करो, तब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा। पहले तो मैं आपको सवाल बताता हूँ, फिर उसका जवाब बताता हूँ। सवाल दरअसल ये है कि मैंने dz² को यहाँ पहुँचाया और dyz और dzx को नीचे कर दिया। सवाल आप मुझसे ये कर सकते हो कि सर dz² इससे कम क्यों नहीं गया, ये इनके बराबर ही पहुँच जाता, यही कम क्यों हुए। सवाल ये उठता है कि dyz और dzx ही कम क्यों हुए। तो देखो इसका जवाब मैं देता हूँ आप लोग को। दरअसल dz² की संरचना ये है, ये पालिया तो zx पर है, कम प्रतिकर्षित होगी, लेकिन ये वलय जो दिख रही है आपको वो तो xy तल में है ना, तो वलय xy तल में है, और आपको पता है लिगेंड का स्थित है इसमें xy तल में, तो xy तल में ये जो वलय है वो उन लिगेंडों से प्रतिकर्षित होती है। प्रतिकर्षित होने की वजह से इनकी स्लाइटली एनर्जी इनसे थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। बात समझ में आ गई यहाँ तक। ये था आपके वर्ग समतलीय संकुलों में विपाटन, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दरअसल कंपटीशन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सवाल क्या बन जाता है, अपने जैसे आपने वर्ग समतलीय संकुलों में विपाटन पढ़ लिया, तो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कई बार कंपटीशन में कि आप इसका ऑर्डर बताओ, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर बताओ कि कौन से डी ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होगी, कौन से की कम होगी। तो आप यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ देख सकते हो, सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी है, dx² y² की, फिर उसके बाद एनर्जी किसकी है, dxy की, फिर उसके बाद एनर्जी किसकी है, dz² की, फिर उसके बाद dyz और dzx के आपस में क्या है, बराबर। ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा एक बात और देखो, सबसे ज़्यादा एनर्जी का कौन है, dx² y²। सामान्यतः ऐसा होता है कि जो धातु आयन ये वर्ग समतलीय संकुल का निर्माण करते हैं, वे जितने भी संकुल होते हैं वो ज़्यादातर प्रतिचुंबकीय होते हैं, यानी डायमैग्नेटिक नेचर के होते हैं। अब डायमैग्नेटिक नेचर के क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन के रहने की संभावना बहुत कम होती है। अनपेड इलेक्ट्रॉन की संभावना कम क्यों होती है, क्योंकि एक बात बताओ, खाली कक्षक इनमें क्या होता है, जनरली खाली कक्षक ये वाला पड़ा रहता है, dx² y² खाली पड़ा रहता है इसमें, क्योंकि आप यहाँ ले जाके इलेक्ट्रॉन्स को भरोगे, हाईली बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और कौन से ऐसे धातु आयन है जो सामान्यतः वर्ग समतलीय संकुलों का निर्माण आसानी से करते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, जो भी D8 आयन यानी जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, D8, वे ये आपके आसानी से वर्ग समतलीय संकुलों का निर्माण करते हैं। अब D8 में आप देख सकते हो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, सच एज Ni2+, पैलेडियम 2+, प्लेटिनम 2+, आपको याद हो निकल NiCN4 2-, PtCl4 2-, पैलेडियम, ये सब के सब ज़्यादातर कौन से कंपाउंड, जैसे ओरियम, ओरम, Au3+ गोल्ड, वो भी आपका कौन सा बनाता है, ये वर्ग समतलीय संकुल। बात समझ में आ गई। तो ये थी वर्ग समतलीय संकुलों में विपाटन के। अब हम यहाँ पर कंपैरिजन करते हैं।
बात की जाए यहाँ पर स्प्लिटिंग की, तो मैं यदि आपसे पूछूं कि सबसे ज़्यादा स्प्लिटिंग किस में हुई, तो भैया सबसे ज़्यादा जो स्प्लिटिंग होती है वो होती है वर्ग समतलीय संकुलों में। वर्ग समतलीय संकुलों में विपाटन ऊर्जा का मान बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए ये कॉम्प्लेक्सेस मोर स्टेबल होते हैं देन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। फिर इसके बाद में बात की जाती है ऑक्टाहेड्रल की, फिर बात की जाती है ऑक्टाहेड्रल की, और सबसे कम स्प्लिटिंग एनर्जी होती है टेट्राहेड्रल की। बात समझ आ गई। यदि बात की जाए कि इनमें आपस में रिलेशन क्या होता है, तो देखते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है। देखो इधर डेल टी और डेल ओ में क्या रिलेशन होता है, डेल टी बराबर होता है 4/9 डेल ओ। डेल टी बराबर कितना होता है, 4/9 डेल ओ, या आप इसे यूं भी कह सकते हो कि डेल टी बराबर होता है 0.45 डेल ओ। ये रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है भैया। यदि मैं बात करूं डेल एस पी और डेल ओ में क्या रिलेशन होता है, तो देखो भैया डेल एस पी बराबर होता है 1.30 डेल ओ, ठीक है भैया। तो ये रिलेशन आप लोग को यहाँ पर याद रखना पड़ेगा, ठीक है भैया। ये बात थी अपनी विपाटन की, ठीक है, कि अष्टफलकीय संकुलों में विपाटन कैसे होता है, चतुष्फलकीय संकुलों में विपाटन और वर्ग समतलीय, ठीक है। यहाँ पर मैंने इनके रिलेटिव आपस में इनकी जो एनर्जी होती है उनका रिलेशन बता दिया यहाँ पर, ठीक है ना। अब इसके बाद में हम देखेंगे CFSE, ठीक है। CFSE की बात करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके, थैंक यू।